न चैन, न आराम, न नींद और न ही मौत का पता, और ना ये पता कि अगली सुबह हम अपने परिवार से, अपने बच्चों से बात कर पाएंगे कि नहीं, मुलाकात कर पाएंगे कि नहीं। ऐसे हमारे भारतीय जवानों को मैं सबसे पहले एक बिग सैल्यूट, सम्मान से भरा हुआ, और वो लोग जो शहीद हो गए देश की रक्षा करते करते, उनके लिए एक श्रद्धा पूर्वक श्रद्धांजलि मेरी तरफ से। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज आप लोगों का मैं एक बार फिर अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ इस इंडियन आर्मी डे पे, जो हर साल हम लोग 15 जनवरी यानी कि 15 जनवरी को मनाते हैं। आज का ये दिन बहुत ही हम लोगों के लिए एक यादगार मोमेंट लेके आया, और इस वीडियो की शुरुआत मैं करना चाहूंगी। हालांकि हम लोग जानते हैं कि 15 जनवरी का ये जो सेलिब्रेशन होता है वो सिर्फ और सिर्फ रिस्पेक्टेड केएम करियप्पा की यादगार को याद करके ही हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन आज का ये वीडियो, जहां तक मुझे पता है, केएम करियप्पा के बारे में बहुत लोग जानते हैं, क्योंकि 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ तो आजाद भारत की जो पहली कमान जिनके हाथों में गई वो रिस्पेक्टेड केएम करियप्पा ही थे। लेकिन शायद आज भी बहुत अफसोस है कि बहुत लोगों को इस बात की जानकारी नहीं है कि पुरुष के साथ महिलाएं भी अपनी बराबरी की भागीदारी कर रही हैं। और आज के इस वीडियो में मैं बस उन्हीं की कहानी, उन्हीं की स्टोरी लेके आई हूँ आप लोगों के सामने, और आशा करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आएगी। हालांकि पहले के समय में महिलाओं को उतनी छूट नहीं थी, महिलाओं को फोर्स में जाने का, आर्मी में जाना अलाउ नहीं था। लेकिन इन सारे जो रिवाज है, कोई भी न किसी का तो जन्म हुआ है किसी न किसी रिवाज को तोड़ के और चीज़ों को आगे बढ़ाने का। तो ऐसे ही इस समय में हमारे आज़ाद देश का जो भविष्य है, मैं अगर बात करूं, यहाँ पे मैं बात करना चाहूँगी आप लोगों से शांति टिग्गा की। शांति टिग्गा का नाम अगर आप लोगों ने सुना हो तो वो भारत की पहली ऐसी जवान महिला बनी जिन्होंने आर्मी ज्वाइन किया, और सबसे पहले उनका नाम लिया गया। जब उनकी ट्रेनिंग हुई, जब उन्होंने ज्वाइन किया, तो कहा जाता है कि उस समय सिर्फ और सिर्फ पुरुष थे। तो ये नाम जरूर याद रखिएगा, और जो हमारी पीढ़ी है, हमारे बच्चे, हमारी अपकमिंग जनरेशन है और हमारे यंगस्टर्स हैं, चाहे वो मेंस हैं, वुमेन्स हैं, चाहे वो कोई भी हैं, उन्हें ये पता होना चाहिए कि केएम करियप्पा के साथ साथ वो शांति टिग्गा का नाम भी याद रखें, क्योंकि वो भारत की पहली महिला हैं। इस बात को अपने बच्चों को जरूर बताइए। इसीलिए मैं इस वीडियो के जरिए ये टॉपिक लेके शांति टिग्गा का ही लेके आई हूँ कि उनका नाम इस वीडियो को देखने के बाद हर किसी के जबान पे होना चाहिए। उनके बारे में अगर मैं बताऊं, हम लोग आम अगर डेली की लाइफ में देखें तो हम लोग को लगता है हम लोग की लाइफ बहुत स्ट्रगलफुल है। लेकिन ये स्टोरी सुनने के बाद मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि आप लोगों को जरूर लगेगा कि हाँ, संघर्ष कहते किसे हैं, संघर्ष होता क्या है। शांति टिग्गा की अगर बात की जाए तो पहले के टाइम में तो आप लोगों को पता है कि बहुत कम एज में ही शादी कर दी जाती है। ठीक वैसा ही शांति के साथ भी हुआ। 17 वर्ष की सिर्फ उम्र थी शांति टिग्गा की, और 17 वर्ष की उम्र में ही उनकी शादी कर दी जाती है। उनकी शादी जिनसे होती है वो रेलवे में कार्यरत होते हैं। बहुत जल्दी शादी को ज्यादा टाइम नहीं हुआ होता है, और कुछ ही समय के बाद उनके पति की मृत्यु हो जाती है। हालांकि वो 2 बच्चों की माँ भी बन चुकी होती हैं उस समय, और कुछ स्थिति जब तक वो थे तो कहा जाता है ना, जब तक छत्र छाया रहते हैं हमारे गार्जियन की, चाहे वो हमारे पिता हों या फिर शादी के बाद हमारे पति हों, तो उसकी बात ही कुछ और होती है। लेकिन जब वो छाया हमारे सिर से हट जाती है तो उसके दुख और उसका तकलीफ क्या होता है, ये मुझे आज यहाँ शब्दों में बताने की जरूरत नहीं है। इस बात को आप लोग सिर्फ महसूस करके ही समझ सकते हैं कि हाँ, वो क्या समय होता है, क्या दिन होता है। ऐसा ही हुआ शांति टिग्गा के साथ जब उनकी पति की मृत्यु हो गई। हालांकि उनके पति रेलवे में ही कार्यरत थे, तो उनके जाने के बाद वो नौकरी मिल जाती है रेलवे की तरफ से, गवर्नमेंटेड शांति टिग्गा को, और कुछ समय के लिए वो वहां नौकरी करती हैं और दोनों बच्चों का पालन पोषण भी करती हैं। लेकिन वहां पे कुछ समय के बाद ही टेरिटरी पे उनकी नजर जाती है, और उन्होंने तभी फैसला ले लिया होता है कि नहीं, उन्हें भी आर्मी में जाना है। इसके बाद उन्होंने अपने आप, हम लोग यहाँ पे ये स्टोरी में सबसे पहले इनकी जरूर इसलिए लेके आई हूँ कि लोगों को इनसे कुछ सीखने को मिले इस वीडियो के जरिए, कि कैसे लोग हार मान जाते हैं कि हाँ, अब हमारी उम्र हो गई है,
अब हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते। और ये जो कहा जाता है कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती, ये कहावत की तरह लोग सुन के उसे भुला देते हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ मैं विदेश की बात नहीं करूंगी, मैं अपने भारत की बात करूंगी कि भारत में बहुत सारे ऐसे लोगों के उदाहरण पड़े हुए हैं जिन्होंने ये साबित किया है, जिसमें से शांति जी भी एक हैं जिन्होंने ये दिखाया है कि शादी के बाद भी आप सपने अगर कुछ देख रहे हो तो उन्हें पूरा करने की क्षमता रखते हो, और अपने सपने को पूरा करने के बीच में कभी भी ये उम्र का जो पड़ाव होता है वो कभी भी दरार बन के हमारे सामने, एक रुकावट बन के हमारे सामने कभी नहीं आता है। शांति ने शादी के बाद और 2 बच्चों का पालन पोषण करते हुए अपने आप को आर्मी के लिए शारीरिक रूप से बहुत ही मेहनत करके तैयार किया। ये आप लोग भी जानते हैं कि आर्मी ज्वाइन करना बहुत आसान खेल कोई नहीं है कि जो बहुत आसानी से हो जाएगा। आप लोग समझ सकते हैं कि कितनी मेहनत उस समय में शांति ने की रही होगी और किस कदर की रही होगी। ना दिन रेत देखा होगा, शायद ना रात देखी होगी, तब जाके वो भारत की पहली महिला जवान बनी। और आज उन पे हम लोगों को गर्व होना चाहिए। आज भी उनकी कहानी काफी लोगों को पता है, लेकिन बहुत लोग आज भी अवेयर नहीं है। तो बस इस वीडियो के जरिए मैं वही अवेयरनेस लेके इस बार आई हूँ कि शांति टिग्गा को भी लोग करियप्पा जी के साथ साथ शांति टिग्गा को भी जाने कि हाँ, उन्होंने भी हमारे देश के लिए क्या किया। उनकी आयु सिर्फ और सिर्फ कहा जाता है कि सिर्फ 35 वर्ष की आयु थी जब उन्होंने आर्मी ज्वाइन की। लेकिन ये कहा जाता है उनके बारे में बहुत सारी बातें हैं कि जब उनका फिजिकल टेस्ट हो रहा था तब जाके सिर्फ और सिर्फ 1.5 किलोमीटर की जो रेस है उन्होंने जितने पुरुष थे उनसे 5 सेकंड पहले ही कंप्लीट कर ली। और उसके बाद जो अगली 50 मीटर की रेस हुई उसे उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 12 सेकंड में कंप्लीट कर अपना नाम कमाया और सबसे आगे आके खड़ी हो गई। जितने भी पुरुष थे उस समय महिला में सिर्फ और सिर्फ वही थी। और ये बताते हुए ये स्टोरी मुझे बहुत खुशी हो रही है कि एक महिला होके उन्होंने 2 बच्चों की माँ होने के बाद भी 35 वर्ष की उम्र के उस पड़ाव में उन्होंने अपने सपने को सच करके दिखाया और सबके बीच एक ऐसी इमेज कायम की है अपने की हाँ, उन्होंने साबित किया है कि महिलाएं भी कुछ भी कर सकती हैं पुरुष के साथ। आज हर जगह हम लोग जो इक्वालिटी की बात करते हैं उसको उन्होंने साबित करके दिखाया है, उससे कई कदम आगे बढ़ के। और जो उनके ट्रेनर थे वो भी काफ़ी उनके इसी वजह से काफ़ी उनसे प्रभावित रहते थे। लेकिन दुख की बात ये है शांति जी की कहा जाता है कि उनकी मृत्यु बहुत जल्दी हो गई। इसके लिए उनका कई सारे रीजंस दिए जाते हैं। कहा जाता है 9 मई 2013 में शांति टिग्गा को किडनैप कर लिया जाता है और किडनैप करने के बाद 1 दिन तक उनका पता नहीं चलता। और अगले दिन रेलवे की जो पटरी होती है, रेलवे लाइन के साइड में ही एक खंबा रहता है, उस खंबे के पास उन्हें बंधा हुआ पाया जाता है और उनकी आंखों पे पट्टी बांधी गई होती है। जैसे ही लोगों को पता चलता है उन्हें ले जाया जाता है और हॉस्पिटल में पहले एडमिट कराया जाता है। वहाँ एडमिट कराने के बाद काफ़ी ये भी बातें कुछ इसके लिए कुछ क्लियर नहीं है। बहुत जगह बहुत सी बातें लिखी गई हैं और बताई गई हैं। तो कुछ जगह ये लिखा गया है कि इस तरह से उन्हें पाया गया और उसके बाद उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया जहाँ पे उनका इलाज वगैरह हुआ और उसके बाद उनको गलत चीज़ों के लिए बोला गया कि हाँ ये लोगों से नौकरी के लिए पैसे लेती हैं या इस टाइप के बहुत ही गलत इल्ज़ाम लगे। इस पे और भी वीडियो बने, आप लोग देख सकते हैं। मैं इसमें सिर्फ इतना ही बताऊंगी कि काफ़ी गलत चीज़ें उनके ऊपर दोषारोपण किया गया, जिसके बाद ही देखा गया कि हॉस्पिटल के बाथरूम में ही उन्हें पाया जाता है उनके मृत शरीर को। कुछ लोग कहते हैं सुसाइड है और ये चीज़ें आज तक सस्पेंस बनी हुई है, जो कि आज भी होता है। सुसाइड के इतने सारे केसेस हैं लेकिन जो आज तक क्लियर नहीं होता है कि हो ही नहीं पाता है कि आखिर में सुसाइड अगर कोई पाया गया बंद कमरे में मरा हुआ तो वो कैसे। सबसे लास्ट जो अभी आप सुशांत का देख लीजिए, अभी तक पता नहीं चल पाया कि हाँ रीज़न क्या है। मैं उनका नाम इसलिए ले रही हूँ क्योंकि यही सब पर्सनैलिटी आजकल लोग जल्दी जानते हैं। अब मैं के.एम. करियप्पा के बारे में बोलूँगी तो कौन जानेगा, लेकिन अगर मैं उसी ज़माने के पुराने हीरो दिलीप कुमार से लेकर किसी की भी बात करूँ तो सब लोग जान जाएंगे। तो इसलिए मैं यहाँ पे सुशांत जी का नाम ले रही हूँ कि सुसाइड के बाद पता ही नहीं चलता है कि एग्जैक्टली डेथ हुई कैसे। तो सेम वही हुआ शांति टिग्गा के साथ। उनका कुछ लोगों ने कहा सुसाइड हुआ, कुछ लोगों ने कहा कि उनके साथ कुछ गलत हुआ था। तो बहुत सारी तमाम
तमाम चीज़ें इसमें बनी हुई हैं। मैं सिर्फ इसमें ये बता सकती हूँ आप लोगों को कि शांति जी ने देश के लिए बहुत कुछ किया, अपना एक नाम कमाया और भारत की पहली महिला जवान बनी और 35 वर्ष की उम्र में 2 बच्चों की माँ होने के बाद भी उन्होंने बहुत कुछ करके साबित करके दिखाया। जो लोग कहते हैं कि नहीं अब हमारी उम्र हो गई है, हमारे बच्चे हो गए, हम कुछ नहीं कर पाते, तो इनसे ज़रूर एक सीख आप लोगों को मिलेगी इसको सुनने के बाद कि कभी भी लाइफ में हार नहीं मानना चाहिए। यहाँ पे मुझे स्वामी विवेकानंद जी की कहानी, उनकी एक कोटेशन याद आ रही है जो मैं बोलना चाहूँगी कि आप कोई भी काम कर रहे हो तो उसमें अपनी दिल जान और पूरी आत्मा और पूरी लगन से आप करिए तो वो आपको ज़रूर मिलेगा। और जितनी भी वुमेन्स हैं उनको मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगी, आफ्टर मैरिज काफ़ी कुछ देखने को मिलते हैं, काफ़ी ऐसे समय ऊपर नीचे अप्स एंड डाउन्स आते हैं जिसके बाद वो लोग डीमोटिवेट हो जाते हैं। लेकिन उन लोगों को मैं यही बोलना चाहूँगी कि अगर आप सही हो तो आपको अपने आप को साबित करने की ज़रूरत किसी के सामने बिल्कुल नहीं है। अगर आप सही हैं तो आप अपना काम करते रहिए, मैं बस यही बोलूँगी। समय खुद उन्हें सबक दिखाएगा और बताएगा इस चीज़ को कि आप सही हो कि गलत। तो ये सारी चीज़ें मुझे लगता है समय के ऊपर, ये मैं अपना पर्सनल थॉट दे रही हूँ कि आप सही हो कि आप गलत हो, तो आप अपने आप को सही साबित करने के लिए का वेस्ट मत करिए। ये सब वेस्ट ऑफ टाइम है। अगर आप सही हो परिवार में या दोस्तों या बाहर, घर बाहर कहीं भी, तो आपको साबित करने की ज़रूरत नहीं है। समय खुद एक दिन उस चीज़ को साबित कर देगा और इसके लिए मुझे उदाहरण बताने की ज़रूरत नहीं है, बहुत तमामों उदाहरण इसके बने हुए हैं। तो ये थी कहानी शांति टिग्गा की। उनकी डेथ को लेके तो काफ़ी सस्पेंस है, कभी खुला ही नहीं और उसके बाद जो है फाइल्स बंद हो जाती है तो कहाँ कुछ पता चलता है कि ये वाला सुसाइड केस कैसे हुआ। एट लास्ट यही बोलूँगी मैं कि शांति जी की बहुत कम एज में ही, लेकिन कम एज में उन्होंने काफ़ी कुछ साबित करके दिखाया। अब इसके मेन पॉइंट पे मैं आऊँगी कि 15 जनवरी को ही क्यों हम लोग इंडियन आर्मी डे सेलिब्रेट करते हैं। इसका मेन रीज़न सिर्फ मैं आप लोगों को बता दूँ कि 1947 में जब देश आज़ाद हुआ, इसके पीछे भी बहुत इंटरेस्टिंग एक छोटी सी कहा जाए तो कहानी है, सुनाना चाहूँगी। स्मॉल है बहुत। कहा जाता है 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो उस समय तो नेहरू जी का टाइम था, तो ये बोला गया कि किसी के पास तो इस समय उतना अनुभव है नहीं कि हम देश की कमान, सेना की कमान किसके हाथ में दें। तो उस समय एक मीटिंग बुलाई, नेहरू जी एक मीटिंग बुलाते हैं जिसमें नाथू सिंह राठौर भी एक होते हैं वरिष्ठ अधिकारी। तो जब इस बात को नेहरू जी रखते हैं कि हम किसे बनाएं, लगता है किसी अंग्रेज को ही हमें बनाना पड़ेगा, सेना की कमान देनी पड़ेगी, तो वहां पे नाथू सिंह राठौर जी बोलते हैं कि इस तरह तो देश चलाने का भी अनुभव किसी को नहीं है, तो क्यों ना हम अपने देश की कमान भी अंग्रेजों को दे दें। तो ये बात नेहरू जी को काफी लगती है, तो फिर वो बोलते हैं कि ठीक है, आप सबसे वरिष्ठ हो राठौर जी, नाथू सिंह राठौर जी उनका पूरा नाम था, तो आप ही को हम लोग बना देते हैं। तो वो बोलते हैं नहीं, यहाँ पे सबसे वरिष्ठ जो है के.एम. करियप्पा हैं, उन्हीं को बनाना पड़ेगा, सेना की कमान उन्हीं को देना होगा। तो वो उनकी बात से सहमत हो जाते हैं। हालांकि अगर मैं आज़ादी के जस्ट बाद की अगर मैं बात करूं तो के.एम. करियप्पा को भी काफ़ी स्ट्रगल झेलना पड़ा था। अंग्रेज़ों ने उन्हें काफ़ी दबाने की कोशिश की थी, लेकिन उनकी काबिलियत ऐसी थी कि उनकी काबिलियत को अगर आप काबिल हो, आपके अंदर टैलेंट है, तो उसको कोई दबा नहीं सकता। इस बात को आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। और यही रीज़न है कि उन्हें स्टाफ कॉलेज और बटालियन कमांड करने वाले में सबसे पहले भारतीय में उनका नाम गिना जाता है। तो ये थी स्टोरी के.एम. करियप्पा की। उनके बारे में एक इंटरेस्टिंग बात जो हमें मोटिवेट करती है, जो देश के प्रति उनके प्रेम को दिखाती है, वो मैं एक छोटी स्टोरी यहाँ पे बताना चाहूँगी। ये तो आप लोग अपने बच्चे को ज़रूर बताइए, अपने फैमिली में अपने बच्चों को इस बात से ज़रूर इस आर्मी डे पे अवेयर कराइए कि हम लोग सेलिब्रेट क्यों करते हैं। जब आप उन्हें बताएंगे तो ना वो शांति टिग्गा का नाम भूलेंगे और ना ही के.एम. करियप्पा का नाम भूलेंगे, जिन्होंने हमारे देश की कमान सबसे पहले संभाली, सेना की कमान सबसे पहले संभाली आज़ाद भारत के बाद। उन्होंने और भी काफ़ी सारे जो पद होते हैं वो सारे उन्होंने 1 बाय 1 सब संभाले, चाहे वो मेजर के हों और या फिर ब्रिगेडियर के हों। लास्ट में उन्हें कमांडर इन चीफ भी बनाया गया। कहा जाता है 1965 की मैं बात बताऊंगी यहाँ पे कि 1965 में भारत पाकिस्तान के बीच जब युद्ध छिड़ा था, तो कहा जाता है इनके जो बेटे थे के.सी. करियप्पा, वो भी एयरफोर्स में ही थे। तो कहा जाता है कि इनका
प्लेन एक बार क्रैश हो गया। करियप्पा के प्लेन के क्रैश होने के बाद जैसे ही उन्हें लगता है कि उनकी रीढ़ की हड्डी टूट गई है और वहाँ के लोग उन्हें लेने आ जाते हैं, जैसे उनका प्लेन क्रैश होता है तो पता चलता है उनकी रीढ़ की हड्डी टूट गई है। तो वहाँ सबसे पहले उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाता है, उनका इलाज कराया जाता है और इसके बाद ही प्रिजनर ऑफ वॉर कैंपस में ले जाया जाता है। वहाँ पे जांच पड़ताल की जाती है, जब उनका पता लगाया जाता है कि हाँ कौन है नहीं है। ये कमांडर के.एम. करियप्पा के बेटे हैं, लेकिन इस बात को वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि उनके बेटे, क्योंकि इन लोगों में क्या होता है, आर्मी में आपको भी पता होगा, ये लोग ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे नहीं सकते, सिर्फ अपनी रैंक बता सकते हैं कि हमारी रैंक क्या है और हमारा नाम क्या है। जैसे कि अभी आप लोगों ने देखा था जो अभिमन्यु वाला केस हुआ था, जैसे ही उनका प्लेन क्रैश हुआ था उनसे कितना पूछा गया, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं बताया अपने नाम और रैंक के सिवा, और जो नक्शा वगैरह भी था उन्होंने तुरंत निगल लिया था। तो उससे ज़्यादा उनको बताने की ना परमिशन होती है ना बताते हैं। इन लोगों को जो ट्रेनिंग दी जाती है, आप लोग को पता हो तो ट्रेनिंग के दौरान ही ये सारी चीज़ें क्लैरिफाई कर दी जाती है कि सिर्फ और सिर्फ नेम और रैंक बताना है, अदरवाइज कुछ भी पूछे जाने पे कहीं भी आप पकड़े जाते हैं तो आप लोगों को कुछ भी नहीं बताना है। तो वही के.सी. करियप्पा ने भी किया, अपने साइड से तो उन्होंने कुछ भी नहीं बताया, लेकिन कहा जाता है पाकिस्तानी सेना के जो कमांडर थे उस समय, जो सेना की कमान थी वो अयूब खान के हाथ में थी, और अयूब खान ट्रेनिंग के टाइम पे ही काफ़ी के.एम. करियप्पा से इम्प्रेस रहते थे, प्रभावित रहते थे, और उनके जूनियर थे। जैसे ही उन्हें पता चलता है कि के.सी. करियप्पा उनके बेटे हैं तो वो इंडिया उन्हें फ़ोन लगाते हैं ये बोलने के लिए कि क्या मैं इन्हें छोड़ दूँ। तो उनका तुरंत ही यहाँ पे के.एम. करियप्पा की ये वाली बात मैं ज़रूर बताऊंगी कि उनका जो रिप्लाई होता है वो ये होता है कि नहीं, बिल्कुल भी वो करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप बाकी लोगों को आपने बंदी बनाया है और उनके साथ आप लोग व्यवहार कर रहे हैं, वही मेरे बेटे के साथ भी करिए। और जब मेरे सारे सैनिकों को, सारे मेरे जितने भी हैं जिन्हें आपने बंदी बनाया है, सारे मेरे सैनिकों को आप लोग छोड़ेंगे, तभी मेरे बेटे को भी छोड़िएगा आप लोग। कहीं ये सोच के कि वो मेरा बेटा है उसके साथ ना कोई अलग व्यवहार करने की ज़रूरत है और ना ही उसे अलग तरीके से ट्रीट करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। जैसे आप लोग बाकियों को रख रहे हैं वैसे ही मेरे बच्चे को भी रखिए। तो यहाँ पे एक बिग सैल्यूट बनता है के.एम. करियप्पा के लिए, जिसके लिए वो जाने जाते हैं। आज की अगर हम लोग बात करें, चाहे वो कितने बड़े पॉलिटिकल लीडर हों, चाहे किसी भी बड़े पद की अगर आप लोग बात कर लीजिए, वो लोग अपने बच्चे के लिए किसी हद तक जा सकते हैं। और रही बात देश की, तो देश में देश चलाने की बात कम होती है, राजनीतियाँ ज़्यादा की जाती हैं। इस बात का अफसोस, जहाँ हमें भारतीय होने पर गर्व भी होता है एक तरफ, और दूसरी तरफ मैं ये भी बोलना चाहूँगी, जब राजनीतियों के बारे में आप सोचेंगे तो तब एक बार ज़रूर आपका मन कहेगा कि हाँ, एक टाइम था कि लोग देश के लिए अपनी जान तो देते थे, और इस तरह की राजनीतियाँ नहीं जैसी आज की राजनीतियाँ हो रही हैं। और अपने बेटे के या अपने बच्चों के कोई भी गलत काम करने पे लोग सपोर्ट करते हैं। अगर ऐसा कुछ हो जाएगा तो 24 घंटे क्या 2 घंटे भी कोई उन्हें जेल में बंद भी नहीं कर सकता। यहाँ पे के.एम. करियप्पा चाहते तो काफ़ी उसका फ़ायदा उठा सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, जैसे बाकी लोग हैं वैसे ही मेरा बेटा भी है। तो आप समझ सकते हैं कि हाँ, के.एम. करियप्पा के विचार कितने शालीन और कितने अच्छे और कितने अटल विचार थे। आशा करती हूँ ये भी वीडियो बाकी वीडियो के जैसे आप लोगों को ज़रूर पसंद आए होंगे। वीडियो बनाने का मोटिव सिर्फ इतना था कि हमारे बच्चे, हमारी अपकमिंग जनरेशन ज़रूर इस वीडियो के ज़रिए, इस आर्मी डे पे कोई उन्हें आर्मी से रिलेटेड तो कितनी ज़्यादा मूवी बनाई गई है, अगर मूवी देखना है तो बच्चों के साथ ज़रूर एक देखिए, उन्हें बताइए कि उनकी लाइफ स्टाइल, उनके जीने का, आर्मी का लाइफ आखिर जवानों की लाइफ होती कैसी है, उनके जीवन से ज़रूर अवगत कराइए। और ये शुरुआत 15 जनवरी के सेलिब्रेशन की क्या है, कैसे परेड की जाती है, सब कुछ टेलीविज़न पे दिखाया जाएगा, उसे बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है। तो ज़रूर 15 जनवरी को बच्चों के साथ बैठिए और हर चीज़ बच्चों को, जो शक्ति का प्रदर्शन किया जाता है, जो हमारे सैनिक दिखाएंगे 15 जनवरी को दिल्ली में, वो ज़रूर बच्चों को दिखाइए और उन्हें अवगत कराइए। और ज़रूर छोटी सी नॉलेज उन्हें ज़रूर दीजिए कि हाँ, के.एम. करियप्पा कौन थे और शांति टीका कौन थे। धन्यवाद।